कानूनी बिरादरी के सम्मानित सदस्यों, आज की इस विशेष गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज का हमारा मिशन है 4 ताज़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण अदालती फैसलों का विश्लेषण करना। बिल्कुल। और ये फैसले ना इस बात पर रोशनी डालते हैं कि हमारी अदालतें मौलिक अधिकारों और मतलब जो प्रक्रियात्मक खामियां होती हैं उनके बीच कैसे संतुलन बनाती हैं। सही कहा। तो चलिए सीधे कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले से शुरुआत करते हैं। सोचिए, आपके घर में आग लगी है और आप फायर ब्रिगेड को फोन करने से पहले मतलब फॉर्म पे सही हस्ताक्षर खोज रहे हैं। सुनने में अजीब लगता है। सुरजामिन सोरेन मामले में यही हुआ था, जहां एक जमीन पर घुसकर लगभग 1000 पेड़ काटे गए, जाति सूचक गालियां दी गईं। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि बचाव पक्ष की दलील ये नहीं थी कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो कह रहे थे कि जो 156(3) की याचिका है ना, उसमें हलफनामा नहीं था, मतलब एफिडेविट मिसिंग था। एक मिनट, मतलब सिर्फ एक कागज की कमी। क्या ऐसी कोई तकनीकी चूक इतने गंभीर मामले में ढाल बन सकती है? अदालत ने इसे साफ तौर पर खारिज कर दिया। उन्होंने सीआरपीसी की धारा 465 का हवाला दिया और कहा कि ये सिर्फ एक सुधार योग्य अनियमितता है, मतलब एक क्योरेबल इरेगुलरिटी। अच्छा। और तर्क ये था कि 1000 पेड़ काटना कोई ऐसा काम तो है नहीं जो बंद दरवाजों के पीछे हो सके। ये तो SC/ST एक्ट के तहत अपने आप ही मतलब एक पब्लिक व्यू वाला अपराध है। तकनीकी खामियां ना कभी न्याय के रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकती। बिल्कुल। तो अगर एक तरफ अदालतें पीड़ितों के लिए तकनीकी खामियों को किनारे कर रही हैं, तो क्या यही छूट दोषियों को भी मिलती है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का वो मामला देखिए, जहां रिश्वतखोरी में दोषी एक पूर्व DSP यूरोप की यात्रा पर जाना चाहती हैं। हाँ, यहाँ पर ना मानवाधिकार और अदालत की मंशा का टकराव दिखता है। कोर्ट ने मेनका गांधी केस का संदर्भ दिया और माना कि विदेश यात्रा एक बुनियादी मानवाधिकार है। जाने की अनुमति मिल गई। अनुमति तो दी, लेकिन 30 लाख रुपए की श्योरिटी और 10 लाख की बैंक गारंटी जैसी कड़ी शर्तों के साथ। अरे बाप रे, मतलब कुल 40 लाख रुपए की गारंटी। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या इससे ये बुनियादी अधिकार सिर्फ अमीरों का विशेषाधिकार नहीं बन जाता? एक आम इंसान जो दोषी हो वो इतने पैसे कहाँ से लाएगा? मैं आपकी बात समझ रही हूँ। ये एक बहुत ही जायज आलोचना है, लेकिन देखिए, यहाँ न्यायपालिका को संतुलन भी तो बनाना है ना। अदालत सिर्फ अधिकार नहीं दे रही है। हाँ, वो तो है। वो एक दोषी अधिकारी के भागने के जोखिम को, मतलब जो फ्लाइट रिस्क होता है, उसे भी कम कर रही है। शर्तें सख्त जरूर हैं, लेकिन इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि न्याय व्यवस्था का मजाक ना बने। न्याय व्यवस्था का मजाक न बनने देने की बात करें तो हमारी सड़कों पर आजकल जो कुछ हो रहा है, अदालतें उस पर भी काफी सख्त रुख अपना रही हैं। आप उस रोड रेज वाले मामले की बात कर रहे हैं ना? हाँ, कर्नाटक हाईकोर्ट वाला केस, जहां एक 23 साल के इंजीनियर पर BNS की धारा 109 मतलब हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ है। जज साहब की वो टिप्पणी भी बड़ी दिलचस्प थी कि अगर आप में धैर्य नहीं है तो बेंगलोर का ट्रैफिक आपको धैर्य सिखा देगा। हाँ, वो काफी चर्चा में रही। लेकिन अगर हम कानूनी नजरिए से देखें तो क्या रोड रेज के मामले में सीधा हत्या का प्रयास लगाना कुछ ज्यादा सख्त नहीं हो गया? देखिए, सतह पर ये एक सामान्य दुर्घटना लग सकती है, लेकिन यहाँ मुख्य कानूनी सिद्धांत जो लागू होता है वो है मेंस रिया, मतलब आपकी आपराधिक मंशा क्या थी। अच्छा, तो इंटेंट वाली बात आ जाती है। बिल्कुल। बचाव पक्ष इसे सिर्फ रैश ड्राइविंग साबित करना चाहता था, लेकिन अदालत ने साफ कहा कि जब आप गुस्से में अपनी गाड़ी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो कोई दुर्घटना नहीं ले जाती। हाँ, क्योंकि तब आपको पता है कि इससे सामने वाले को गंभीर चोट लग सकती है। एग्जैक्टली। चोट पहुंचाने की स्पष्ट मंशा वहां मौजूद होती है। तो अदालतें अब रोड रेज को सिर्फ ट्रैफिक नियम टूटने के रूप में नहीं देख रही, बल्कि एक इरादतन हमले के रूप में देख रही हैं। मतलब मंशा एक सामान्य दुर्घटना को हत्या के प्रयास में बदल देती है, और मुझे लगता है कि यही मंशा ना एक वीजा का अर्थ भी बदल सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कर्नाटक हाईकोर्ट के ही एक दूसरे मामले में ऐसा देखने को मिला। हाँ, वो फ्रांसीसी नागरिक वाला केस जो गोकर्ण में 15 साल से टूरिस्ट वीजा पर रेस्टोरेंट चला रहा था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि कोई 15 साल तक इस तरह रडार से कैसे बच सकता है। इसे बॉर्डर हॉपिंग कहते हैं। तकनीकी रूप से ये वीजा की समय सीमा का पालन करते हुए दिखता है, मतलब व्यक्ति कुछ महीनों में देश से बाहर जाता है और फिर वापस आ जाता है। अच्छा, तो सिस्टम को एक तरह से बाईपास किया जा रहा था। हाँ, लेकिन अदालत ने यहाँ फिर से मंशा पर ही चोट की। जब आप यहाँ संपत्तियां खरीद रहे हैं, व्यवसाय चला रहे हैं, तो आपका जो कानूनी स्टेटस है वो पर्यटक का नहीं रहता, वो एक अनधिकृत निवासी का हो जाता है। बिल्कुल, अनऑथोराइज्ड डोमिसाइल। और ये सीधे तौर पे कराधान और श्रम कानूनों से बचने का प्रयास है। इसीलिए उनका जो लीव इंडिया नोटिस था उसे पूरी तरह से वैध माना गया। तो अगर हम आज के इन सभी फैसलों का निचोड़ निकालें तो बात यही है कि अदालतें अब सिर्फ कागजों और तकनीकी परिभाषाओं तक सीमित नहीं है, वो असली मंशा को पकड़ रही हैं। हाँ, चाहे वो हलफनामा हो, विदेश यात्रा हो, सड़क का झगड़ा हो या फिर वीजा का मामला हो, हर जगह असली मंशा को देखा जा रहा है। सही कहा। कानूनी बिरादरी के हमारे सम्मानित सदस्यों, इन चारों नवीनतम कानूनी अपडेट्स पर आपके क्या विचार हैं? कृपया कमेंट्स में अपनी राय जरूर प्रस्तुत करें। बिल्कुल, हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। और आज की इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार आप सभी के सामने छोड़ना चाहता हूं। जब अदालतें न्याय सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी खामियों को नजरअंदाज करती हैं, तो क्या ये हमारी कानूनी प्रणाली को आम इंसान के लिए अधिक सुलभ बनाता है? या फिर क्या ये भविष्य में प्रक्रियाओं के दुरुपयोग का कोई नया दरवाजा खोल सकता है?
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल, इस पर मनन करें। इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।